अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम A2 के रेशो कवर करने जा रहे हैं। आपके सामने सर एक कंटेंट गिवन है। मैं ये कंटेंट क्यों सामने रख के आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो भी लोग फिर ये रेशोस पढ़ेंगे बाद में उनको ये पूरी थ्योरी पूरा कंटेंट भी साथ में मिल जाएगा। बार बार मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेन रखिएगा अपने पास, मैं कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ। A2s में इतने रेशो हैं नहीं, जो रेशोज हैं उनके ऊपर ज़रा डिस्कशन ज़्यादा है। सर सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग ऑफ योर सिलेबस पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? ऑल द एएस रेशियोज आर आल्सो इंक्लूडेड इन A2 सिलेबस। सारे के सारे A2 में मौजूद है। सही है, तो कल वाली क्लास आपकी बहुत वैलिड है। मैंने आपको दोबारा रीशेयर भी कर दी। अगर आपको एएस के रेशियोज रिवाइज करने हो तो वो उसमें गिवन भी है, और बाकी दो आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर दो एएस लेवल के रेशियोज के लेक्चर भी मिल जाएंगे अगर आपने वो देखने हो तो। फिर लिखा है उन रेशोज के अलावा अब आपके पास जो कोर्स का अब एरिया आ रहा है उसमें आप पढ़ेंगे। सर आपको क्या देखने, आपको देखने इन्वेस्टर्स रेशो। एक तो आप ये रेशो कवर करेंगे, फिर इन्वेस्टर्स रेशो के साथ साथ आप एक लिक्विडिटी रेशो भी कवर करेंगे। A2 में आपके पास एक एक्स्ट्रा लिक्विडिटी रेशो है जो कि कंपनी का है, और एक आपके पास इन्वेस्टर्स रेशो है। और इन्वेस्टर्स रेशो में भी आपको मैं 5 रेशोज पढ़ाऊंगा। सही है, वो सब इसमें गिवन है। आ रही है बात समझ में? यानी हमें लिक्विडिटी का हमजा एक रेशो और पढ़ना है, और वो कंपनी के लिए खाली है। ये सारे रेशोज कंपनी के लिए हैं। अब आप जो A2 में पढ़ रहे हैं सब कंपनी के लिए रेशोज हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, मेरी बात सुने। आपके कोर्स में ये आप लिखेंगे अपनी बुकलेट पे ही। मैं आपको बुकलेट पे इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। पहले अर्निंग्स का मतलब हुआ करता था प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। आप ये इसमें से क्या कर दिया करते थे? माइनस, तो आपको अर्निंग्स मिलती थी। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को आप माइनस करते थे तो आपको अर्निंग्स मिल जाती थी। सही है हमजा? हमजा कोर्स से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही निकाल दिया गया। कोर्स से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही निकाल दिया गया। तो जवाब दीजिए, अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही निकाल दिया गया तो आपके पास क्या बचा? अर्निंग्स। अर्निंग्स इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास? प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो इसका मतलब है आपके सिलेबस में, आपके ईयर में, आपके असेसमेंट में जो अर्निंग्स है वही प्रॉफिट फॉर द ईयर है। आगे बात समझ में? 2016 से पहले वाले पास पेपर में चेंज आएगा। उसमें अर्निंग्स का मतलब होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिविडेंड। तो आपको 2016 से पहले वाले क्वेश्चन में जरा सा ये थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। आप अर्निंग्स जिस चीज को बोल रहे होंगे एग्जामिनर नहीं बोल रहा होगा। आप अर्निंग्स किसको बोलोगे? सीधा सीधा मतलब बोलो, आप किसको बोलोगे? प्रॉफिट फॉर द ईयर को। सीधा सीधा मतलब आप, क्योंकि आपके कोर्स में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये वैल्यू जब जीरो हो गई तो वो बिल्कुल बराबर होगी उसके पास। आ गई बात समझ में? लेकिन मैं प्रैक्टिस आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के साथ कराऊंगा। आ रही है बात समझ में? तो आपने ये लिख लिया। लिखा हुआ ऑल दोज रेशियोज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द टर्म, इट इज रियली लाइक नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द टर्म अर्निंग्स। अर्निंग्स का मतलब होता है वो पैसा जो कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिले या मिलने जा रहा हो या मिल सकता हो। तो लिखा हुआ सर व्हाट इज अर्निंग? प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जो पैसा मिले प्रेफरेंस को निकालने के बाद। तो ये बात तय कर लें। फिर सर दिस इज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। यानी इसका मतलब है अगर क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आप सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस। फिर आप क्या माइनस करेंगे सर? टैक्स। और फिर उसके बाद आप क्या माइनस करेंगे? जवाब दीजिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिविडेंड। तो आएगा आपके पास क्या? तो आएगा आपके पास क्या बनेगा सर? ये अर्निंग्स। इसको हटा दें तो प्रॉफिट फॉर द ईयर बनेगा। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर और अर्निंग्स बराबर है इस कोर्स में। चलें जी, अर्निंग्स पर शेयर पे सबसे पहले आते हैं। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके सामने। पहले तो इसकी डिबेट है, पहले इस पे बात करेंगे। अर्निंग्स पर शेयर, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कोई कमाल का काम नहीं कर रहा इसको लेके। अर्निंग्स पर शेयर का मतलब बेसिक है सर, आपकी जो भी अर्निंग्स आई हो, जो भी अर्निंग्स हो उनको डिवाइड कर दें आप किसके साथ? सर डिवाइड कर दें आप किसके साथ? नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। पहले क्लास में हम सिर्फ कमेंटिंग सीख रहे हैं इसकी। कितना भी आपने कमाया ये बताइए कि आपके हर शेयर ने क्या कमाया। सही है हमजा? मैंने सबसे पहली क्या बात बोली? आपके एक शेयर ने कितना कमाया। जरूरी है या नहीं है? हाँ, जरूरी है सर। सर कमाया और पे कितना किया इसमें फर्क होगा ना। हो सकता है ना आप कमाते ज्यादा हो डिविडेंड कम देते हो, ये भी तो आप करते हो। पहली लाइन पढ़े सर। हाउ मच प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर सिंपली शोज हाउ मच द कंपनी हैज अर्नड, अंडरलाइन कीजिए, हैज अर्नड फॉर वन ऑर्डिनरी शेयर। एक ऑर्डिनरी शेयर के लिए आपने क्या, मैं हाईलाइटर यूज करता हूं बल्कि, अब आपने एक शेयर के लिए भी क्या कमाया। सिंस ऑल द अर्निंग्स बिलोंग टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर रिगार्ड ईपीएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। इन्वेस्टर्स रिगार्ड
ईपीएस एज अ मेजर ऑफ सक्सेस ऑफ अ कंपनी, हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट टेल्स यू द सक्सेस ऑफ द कंपनी। आप जब इसके नोट्स लिखेंगे, आप नोट्स मैंने क्योंकि प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप जब इसके प्रिपेयर करेंगे आपके पॉइंटर्स में लिख लेंगे जिन जिन चीजों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। और आज आप ये काम करेंगे, आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको लाइक अंडरलाइन करके फिर इसका एक वो बना लेंगे छोटा सा, 1-2 पेजेस में बन जाएगा हार्डली। और इन्वेस्ट करें, ये आप उनको बताते हैं कि भाई हम इतना कमाते हैं, देख लो हमें, आ जाओ। आ रही है बात समझ में? अभी देने की बात तो बाद में आएगी, इन्वेस्टर तो सारे रेशो देखेगा। आगे देखते हैं। ऑब्वियसली हायर दिस नंबर द मोर द मनी कंपनी मेड। सर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अगर अर्निंग ही नहीं होगी तो कंपनी पैसा कैसे बनाएगा? तो बेसिकली मैं आपको शुरू की 2 लाइनों की समरी बताऊं, साइड में लिख रहा हूं, आप बाद में लिखिएगा। इसकी 2 लाइनों की समरी तो ये है, एक तो ये कि ये बिजनेस की क्या चेक करता है, सक्सेस, हाउ मच सक्सेसफुल द कंपनी इज। दूसरी चीज सर ये चेक करता है मनी मेकिंग, हाँ पैसा कितना बन रहा है। और ये बात समझ में, कंपनी मनी मेकिंग कितनी है, अच्छी है बुरी है। दिस रेशियो अलाउज अस द कंपनी टू कंपेयर डिफरेंट कंपनीज टू मेक पावर, नहीं लिखा हुआ है दिस रेशियो अलाउज अस टू कंपेयर डिफरेंट कंपनीज पावर टू मेक मनी। अच्छा, फिर एक और बात भी, आप अगर कंपनी की बात करो तो वैसे सर आप अपनी चीज को लेके जाएंगे तो मनी मेकिंग दूसरी कंपनी के पास भी लेके जाएंगे, दूसरी कंपनी कितना कमाती है इस पर भी आप बात करेंगे। और ये बात समझ में। फिर सर आगे देखें, सर अंडरलाइन किया हुआ मैंने हाईलाइट नहीं किया, तो ऐसा मत समझिएगा मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है द हायर द ईपीएस इज हायर ईच शेयर शुड बी वर्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर। हायर द ईपीएस हायर ईच शेयर विल वर्थ, ये भी बताता है कंपनी की पोजीशन कितनी अच्छी है। जितना ज्यादा कमाओगे कंपनी को उतना ज्यादा वर्दी माना जाएगा। When we do our analysis, we should look for a positive trend. सर इंपॉर्टेंट बात ये है, हायर इज बेटर, पॉजिटिव ट्रेंड अंडरलाइन कर लीजिए। पॉजिटिव ट्रेंड का मतलब है जितना हायर होगा उतना अच्छा होगा। In order to make sure that company is finding more ways to make money, otherwise the company is not growing. अगर ईपीएस आपका बेटर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कंपनी की ग्रोथ रुक गई है। सर हम ये सारा लिखेंगे नहीं, हम तो ट्रेंड देखेंगे। इफ द ट्रेंड इज हायर it means that company is in growth, making money, better money from the previous year, इस तरह की बात करेंगे। द मेन प्रॉब्लम विद ईपीएस इज दिस, मेन प्रॉब्लम मैं आपको एक्सप्रेस करके दिखा रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम वाली लाइन है ना, आप लोग इसको एक दफा पढ़ो, बिल्कुल आएगी, और उसके बाद फिर वो रुक भी जाएगी, वो सब कुछ होगा, उसके लिए तो और ज्यादा एनालिसिस रिक्वायर्ड है। ये पढ़ो 1 मिनट, मैं आपको इसका मसला समझाऊं। ये कह रहा है आप स्पेसिफिक किस्म का प्रॉब्लम है, एक कंपनी है शू मेकिंग, दूसरी भी कंपनी है शू मेकिंग, हम उससे क्या कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, हम उसका ईपीएस कंपेयर नहीं कर सकते। सुनो क्यों। एक कंपनी ने कमाया $1000, उसको मैंने डिवाइड किया 1000 के शेयर से। सर जवाब दें, 1000 शेयर से 1000 को डिवाइड किया, ईपीएस कितना आ गया इसका ईपीएस आ गया 1। मैंने कहा एक कंपनी ने कमाया सर $1000 होए होए, है ना, और उसने अपने आप को डिवाइड किया हुआ है 10,000 शेयर में। डिवाइड करें सर, आंसर क्या आ रहा है? 0.1। जवाब दें सर, कौन सी कंपनी अच्छी है? सेकेंड वन। पॉइंट, हाँ देख लो, मुझे मेरे हिसाब से भी 0.01 है ये। इसका आंसर निकाल के देखना अरीब, क्या आ रहा है, 0.01 या 0.1? बेटा एक कंपनी सिर्फ $1000 कमा रही है, एक कंपनी 1000 कमा रही है, कंपनी कौन सी अच्छी है? तो 10,000 शेयर्स, सिर्फ हजार, वो तो 1 हो गया ना, 0.1 ना सर, यहाँ लिखा मैंने आगे सर, इसका कितने, इसकी वैल्यू आ गई 0.1। अब देखने में क्या लग रहा है, कौन सी कंपनी अच्छी है? पहली वाली, इसके हिसाब से पहली वाली, है ना, लेकिन असल में कौन सी कंपनी अच्छी है? दूसरी वाली। आपको ये भी देखना होगा कि नीचे वाले नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर वाले नंबर ऑफ शेयर से बराबर होने चाहिए। यानी आप अगर एक कंपनी ए को कंपनी बी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो कम से कम उनके शेयर्स आपस में बराबर बराबर के करीब करीब तो हों। आ रही है मेरी बात समझ में? यानी एक कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स मैं यहाँ लिखता हूँ, एक कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 मिलियन में, 1 मिलियन, और दूसरी कंपनी के शेयर्स हैं 50,000, इनको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसका तो नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से फिर अर्निंग्स पर शेयर कुछ और ही आएगा और उसका कुछ और ही आएगा। बस ये डिफिकल्टी है। सो नंबर ऑफ शेयर्स टू इक्विटी होल्डर्स शुड बी व्हाट, शुड बी लाइक कंपेरेबल, बराबर होने चाहिए। तो बिल्कुल बराबर ना हो कोई बात नहीं, एक 1 लाख है, एक 1,10,000 चल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा फर्क ना। ये तो 9,50,000 का फर्क है, तो बहुत बड़ा फर्क है। जैसे ये फर्क है,
तो सर आपने ये देखा सर ईपीएस, आप जब कंपनीज को कंपनी से कंपेयर करते हैं तो एक मसला आ गया ना हमजा, जब हम कंपनीज को कंपनीज से कंपेयर करते हैं तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स को भी क्या रखना होता है सर, तकरीबन बराबर। लिखा हुआ है एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ईपीएस दैट ऑफन इग्नोर्ड इज द कैपिटल रिक्वायर्ड टू जनरेट द अर्निंग्स। अब ये भी देखें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट कीजिए। ये कह रहा है कि कैपिटल को आप इग्नोर कर देते हैं। भाई मैं कैपिटल को जानबूझ के इग्नोर नहीं कर रहा, फॉर्मूले में कैपिटल है नहीं। मेरी बात समझ में आई? सर क्या मतलब है बेटा, कैपिटल इस कंपनी ने क्या कैपिटल लगाया, कहाँ लिखा? हो सकता है इसने 1000 शेयर लगाए हो, कैपिटल इसका ज्यादा हो। दूसरी कंपनी ने एक 10,000 के शेयर्स लगाए हो मगर उसका कैपिटल क्या हो, कम हो सकता है ना ऐसा। ऐसा तो खैर बहुत बड़ा वैल्यू का फर्क है, लेकिन एक कंपनी 1000 नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है, दूसरी भी 1000 नंबर ऑफ शेयर इशू कर रही है, लेकिन दोनों के कैपिटल में फर्क हो सकता है। ये 2 उसका 5 हो, उसका 10 हो, ये भी हो सकता है। एक का 0.5 हो, एक का 3 हो, फर्क होगा। फिर शेयर प्रीमियम में भी फर्क होगा। तो सर पहली वाली क्लास में जब हम कमेंटिंग सीख रहे हैं आज की क्लास में, तो हमने ये बात करनी है सर, ईपीएस कैपिटल को भी डिस्कस नहीं करता। तो ईपीएस दो चीजों को डिस्कस नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक किसको, नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी एंड द कैपिटल लाइक इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इन दोनों बातों को वो नहीं कर रहा। आगे देखें, ईपीएस बट वन कुड do so with less equity, that the company would be more efficient at using its capital to generate income and other being equal would be better by the company। ये इसकी जो लास्ट लाइन है, अगर आप इसको पढ़े इंग्लिश की ट्रांसलेट करें, सीधी बात ये कह रहा है, वो कह रहा है जिस कंपनी ने कम इन्वेस्टमेंट की है ज्यादा कमा रही है, अच्छी होगी। जिस कंपनी ने कम इन्वेस्टमेंट की है ज्यादा कमा रही है तो क्या होगी, अच्छी होगी। और जो कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट करके कम कमा रही है वो बुरी होगी, है ना। ऐसे ही ऐसा हो सकता है ना कि जिस कंपनी ने कम इन्वेस्ट किया हो वो ज्यादा कमाती हो, और दूसरी कंपनी जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया हो वो कम कमाती हो। तो ये बात यहाँ पे करेंगे। लेकिन सर आपने पहले वाले कमेंट में, आपने पहले ईपीएस में, अरे मेरी बात समझ में आई? अरे पहला वाला बेसिक बस ये बता रहा है कि कंपनी कमाती क्या है, पे क्या करती है ये नहीं लिखा। अरीब, अरीब कंफर्म बात समझ आ गई अरीब? हसन बेटा दूसरी बात अब सुनना, हसन दूसरी बात तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट। सर हसन इसके अंदर ये लिखा हुआ है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर क्या है सर? जब आप ये लिखेंगे डिविडेंड पेड, होना तो पता है नया फॉर्मूला क्या चाहिए, डिविडेंड पेड एंड प्रपोज्ड होना ये चाहिए। डिविडेंड पेड खाली नहीं होना चाहिए, डिविडेंड पेड एंड प्रपोजल, लेकिन आपके अभी कोर्स में यहीं तक है। तो डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय, आप इसको क्या कर देंगे, लिख ले नंबर ऑफ शेयर्स। पिछले साल वाला प्रपोज इस साल आएगा, इस साल का इंटरम इस साल आएगा। हम तो इस साल का ऑर्डिनरी डिविडेंड निकाल रहे हैं ना। अब ये टेक्निकल सा मसला बाद में देखना। सही है, डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मैं तो आपको इस पे आगे लेके नहीं जा रहा सर, डिवाइड कर दें। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कंपनी एक शेयर के अगेंस्ट पैसा कितना देती है। लिखा हुआ है दिस इज कैलकुलेटेड यूजिंग डिविडेंड्स पेड। लिखा हुआ है डिविडेंड्स आर द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स हैविंग अ ग्रोइंग डिविडेंड। अंडरलाइन कीजिए सर, हैविंग अ ग्रोइंग डिविडेंड पर शेयर कैन बी अ साइन दैट द कंपनी मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द ग्रोथ कैन बी सस्टेन्ड। सर क्या मतलब? ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग बात है। आप कह रहे हो आपका डीपीएस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है डायरेक्टर्स ये समझते हैं कि कंपनी अपनी ग्रोथ को सस्टेन करेगी। क्यों सर? भाई जब बढ़ रहा था तभी तो मैंने ज्यादा पैसे देने हैं। जब कंपनी बुरे हालात में होगी तब तो डिविडेंड थोड़ी दूंगा। डिविडेंड ज्यादा देने का हमजा मतलब क्या होता है? डायरेक्टर्स दे आर बिलीविंग दिस दैट द कंपनी विल हैव व्हाट, कंपनी विल ग्रो। हमजा ही बात समझो, कंपनी विल ग्रो, कंपनी हैज द ग्रोथ। जब मुझे नजर आ रहा है कंपनी अच्छी चलेगी तभी तो पैसा दूंगा। तो डिविडेंड के बड़े होने का, ज्यादा होने का मतलब ये है, हायर ट्रेंड में जाने का मतलब ये है कि कंपनी ज्यादा कमाएगी। आ रही है बात समझ में? लेकिन हाई डिविडेंड पर शेयर ऑल्सो मीन्स दैट द कंपनी हैज इनफ कैश अवेलेबल टू पे द डिविडेंड। हाईलाइट कर ले सर, हाई डिविडेंड का मतलब ये होता है कंपनी के पास कैश भी अवेलेबल है पैसे देने के लिए। हो सकता है कंपनी कमा रही हो, कैश ना हो। तो सर इन्वेस्टर्स रेशो में मैंने दो रेशोज आपको पढ़ाए, यहां लिख रहा हूं सारी उनकी समरी यहां बनाता जाऊंगा। पहला क्या? ईपीएस। ईपीएस का मतलब क्या होता है सर? अमाउंट ऑफ अर्निंग्स पर शेयर। दूसरा क्या पढ़ा सर हमने? दूसरा हमने पढ़ा सर डीपीएस। डीपीएस क्या कह रहा है सर? क्या होता है डीपीएस? डिविडेंड पेड टू अ शेयर होल्डर्स का मतलब ये है कि आप कंपनी से पैसा निकाल के कितना दे देते हैं। आ रही है बात समझ में? पहला वाला क्या बताता है? कंपनी कितना कमा लेती है, हाँ कमा लेती है, उसमें से कितना दे रही है, ये डीपीएस हो गया। सर लेकिन लॉजिकल नहीं कर रही ना कोई बात, इनकी कोई लॉजिक नहीं है। मैं इसकी एक लॉजिक बना दूं आपको, अच्छी सी लॉजिक। सर आप इसका डीसी निकाल लें। सर डीसी क्या चीज है? डीसी कहते हैं बेटा डिविडेंड कवर को। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट वाले पेज पे, लेकिन मैं यहीं लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। डिविडेंड कवर बड़ी जबरदस्त चीज है सर। डिविडेंड कवर नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ सर आपके पास, ईपीएस डिवाइडेड बाय डीपीएस। सर यहां लिखा मैंने आके ईपीएस डिवाइडेड बाय डीपीएस,
और आपको आज क्लास में पहली दिन ही बता रहा हूं मैं, अगर आप अर्निंग्स टोटल में रख दें और डिविडेंड पेड भी टोटल में रख दें तो भी आंसर आ जाएगा। ऊपर देखो, यहाँ देखो, और अगर मैं यहाँ लिख दूं, अगर मैं पूरी की पूरी अर्निंग्स यहाँ रख दूं, सही है, और अगर मैं पूरा का पूरा डिविडेंड पेड यहाँ पे रख दूं तो आ जाएगा ना आंसर। और अगर एक शेयर की अर्निंग रख दूं और एक शेयर का डिविडेंड रख दूं तो भी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। आ गई बात समझ में? तो अब बात ये, एक बात करनी है क्या ये, अब देखें जरा सुने। फर्ज करें आपका ईपीएस आ गया $3, फर्ज करें आपका डीपीएस आ गया $1, और ये पता है ना कैसे आया, आपने कितना अमाउंट दे दिया और कितना आपने कमा लिया। सर मैंने कहा अगर मैं इसका डीसी निकाल लूं, डिविडेंड कवर निकाल लूं, तो मैं ये कहूंगा $3 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, $1, ईपीएस डिवाइडेड बाय डीपीएस। आंसर बताएं क्या आ रहा है आपका, 3। इसका मतलब है कंपनी जो डिविडेंड पे कर रही थी, ऐसा डिविडेंड वो 3 दफा पे कर सकती थी। हमजा भाई कैसा हो गया ना, रेशोस कमाल के हैं। सर ये बता रहा है कि एक कंपनी जो डिविडेंड इस साल पे कर रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये कंपनी ऐसा डिविडेंड 3 दफा पे कर सकती थी भाई। जवाब दें, हायर बेटर होगा लोअर बेटर होगा? हायर। हायर क्या होगा? हायर बोलेगा बिजनेस क्या है, लेस रिस्की। मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मुझे $1 अच्छा लग रहा है, तो कंपनी ने $2 बचा लिए, 2 टाइम्स डिविडेंड बचा लिया है, तो अगले साल तो ये डिविडेंड मिलने के चांसेस है ना। कितना पुरनेमन, बेहतरीन किस्म का। एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, मैंने ये देखा एक कंपनी मुझे डिविडेंड दे रही है, आई लव दैट डिविडेंड, एंड उसके जैसे 10 डिविडेंड उन्होंने बचा के रख लिए, तो अगला साल तो डिविडेंड मिलने के चांसेस हैं पक्का पक्का, अगले साल तो नहीं डूबेगा। बुरी बात भी तो है। हाँ, अब बुरी बात कैसे बताओ राजीव? तो वो कम मिल रहा है इसको डिविडेंड उस साल पे। हाँ, तो उस साल का हो सकता है अगले साल कंपनी डूब जाए, वो डिविडेंड मर जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो ये समझ नहीं आ रही कि जैसे अब जो ये नहीं आया ना, अब इसके लिए चेक करो, ये देखो क्या लिखा है, दिस शोज दैट द रिलेशन ऑफ अर्निंग्स विद डिविडेंड, ये तो हो गया। हाउ मेनी टाइम्स द डिविडेंड इन अ ईयर कैन बी कवर्ड, हाईलाइट कर लीजिए, कंपेयर टू द अर्निंग्स ऑफ द ईयर। पहले की 2 लाइनें करो, अभी समझ में आ जाएगा। री अ लो कवर, अब देखना लो वाली बात कर रहे हो तुम ये, अ लो कवर इंडिकेट्स दैट फ्यूचर डिविडेंड्स आर एट रिस्क इफ द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी फॉल्स इन फ्यूचर। 2 तरह के ना अरीब शेयर होल्डर्स होते हैं, एक वो होते हैं जो कि लॉन्ग रन वाले होते हैं, एक वो होते हैं सर जो शॉर्ट रन में काम करते हैं। शॉर्ट रन वालों को ना हमेशा डिविडेंड ज्यादा चाहिए होता है, याद रखना। शॉर्ट रन वाले का दिल करता है डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा मिले, जितना ज्यादा डिविडेंड तो मिले। लॉन्ग रन वाले का हमेशा दिल करता है रीप के उसका ना मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ाओ, ग्रो, ताकि वो बाद में ये शेयर बेचे। यानी अगर एक कंपनी कह रही है उसका आपने शेयर $23 का खरीदा, बहुत ज्यादा ही, आपने $23 का खरीदा, आपका आपका दिल कर रहा होगा कि ये शेयर में $100 का बेचूं तो मुझे बहुत फायदा होगा इसमें। आ रही है बात समझ में? जब कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड देगी तो उसका मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं बढ़ेगा, तो रिटेन नहीं करेगी, रिटेन नहीं करेगी तो ग्रो नहीं करेगी। अरे ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर आप डिविडेंड को रिटेन नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट ना करें कि आपका एमपीएस बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आई? कंपनी फिर कमाएगी, रिटेन नहीं करेगी तो फिर ग्रो कैसे करेगी? अरे बात समझ आई? जी सर। अब पढ़ो इसको, लिखा है लो कवर इंडिकेट्स दैट फ्यूचर डिविडेंड्स आर एट रिस्क इफ द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी फॉल्स इन फ्यूचर। लेकिन जिस कंपनी का फर्ज करें डीसी अच्छा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब है फ्यूचर डिविडेंड तो सिक्योर है ना मेरा। ये बात समझ में आई? ये नहीं कह रहा अच्छी बात है या बुरी, लेकिन ये तो मैं बोल सकता हूं ना कि मेरा फ्यूचर डिविडेंड जो है वो सिक्योर है ना। करीब सही कह रहा हूं मैं? जी सर। आगे देखो, लिखा हाई डिविडेंड कवर एज एन इंडिकेशन ऑफ द सेफ्टी ऑफ द डिविडेंड्स इन फ्यूचर। ये डीसी इस साल के डिविडेंड को कंपेयर नहीं कर रहा, बल्कि ये बता रहा है कि आपके आने वाले फ्यूचर के डिविडेंड सिक्योर्ड है। कंपनी का डीसी इस ट्रेंड में की ओर से बढ़ता जा रहा है तो लोग इन्वेस्टर्स फिर तो करेंगे ना, प्रॉब्लम नहीं। अगर बढ़ता जा रहा है 3 सालों तक बढ़ गया तो एनुअल जनरल मीटिंग में लोग कहेंगे भाई डिविडेंड कवर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा, आप डिविडेंड तो दें। वो भी तो एक रखा हुआ है ना साइड में एक चीज। ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्टर सिर्फ अपनी मर्जी से ये सब काम करते चले जाएंगे, आखिरकार तो देखेंगे। अच्छा एक और बात बताऊं, चलो इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। जब कंपनी सस्टेनेबल हो जाती है ना, आईसीआई हो गई, आईसीआई कंपनी इस वक्त सस्टेनेबल कंपनी है पाकिस्तान। आईसीआई जो कलर्स वाले, आईसीआई जो हमारे पेंट्स वाले, सर मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर कंपनी सस्टेनेबल हो जाती है, अब डायरेक्टर्स को पता लग जाता है यार अब ग्रोथ खत्म हो चुकी है, बस जो करना था हमने कर लिया, उसके बाद ना वो अरीब क्या करने लग जाते हैं, वो डीपीएस बढ़ाने लग जाते हैं। आई बात समझ में? फिर वो डिविडेंड ज्यादा देते हैं। वो कंपनीज जिनको अभी पता होता है हम ग्रो कर रहे हैं, अभी हमें पैसे की जरूरत है, वो डिविडेंड ज्यादा नहीं देती। अरीब बात समझ आई है? हमसे बात समझ में आई है? तो ये बेसिकली कंपनी की पॉलिसी के ऊपर है, डिविडेंड पे करना। सस्टेनेबल बिजनेस है, ऑलरेडी हैव अचीव्ड अ गुड ग्रोथ, already have achieved in market, then DPS दो।
लेकिन अगर फ्यूचर में नजर आ रहा है नहीं यार अभी तो हमें बहुत कुछ करना बाकी है, तो फिर भाई फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको पैसा रोकना पड़ेगा और आपको अपनी बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अरे भाई बात समझ में ये। जी सर। तो डीपीएस मतलब ये डीसी का बढ़ना बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ये है कि इन्वेस्टर नहीं, इन्वेस्टर के लिए अच्छा इन सेंस है कि फ्यूचर डिविडेंड सिक्योर हो रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली बढ़ना फिर तो ये उसके लिए बुरा हो जाएगा ना, फिर तो वो क्वेश्चन करेगा कि यार 7 सालों से आप डीसी बढ़ाए जा रहे हैं, इतना ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं इतना। आगे देखें सर, द लॉन्ग टर्म, अभी मैंने लिखी भी बात, द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लुक फॉर हाई डिविडेंड कवर because they believe if the company is retaining more profit then they have more growth या more growth opportunity। सर इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स लुक फॉर हाई डिविडेंड कवर, समझ में आई बात। वो चाहते हैं कि उनका डीसी लॉन्ग टर्म, लेकिन ताकि उनका डीसी बढ़ता जाए, ताकि कंपनी पैसा लगाती जाए और कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करती जाए। तो दो तरह के इन्वेस्टर्स हुए, लॉन्ग रन वाले इन्वेस्टर्स को डीसी का बढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को डीसी क्या होना, डीसी नॉर्मल होना अच्छा लगता है, कम होना किसी को अच्छा नहीं लगता। कम तो बुरी बात हो रही है ना, कम तो कर नहीं सकते, मतलब डीसी इतना होना चाहिए कंपैरिजन में जैसे लाइक 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डीसी बढ़ रहा है ना तो उसका मतलब है कंपनी अपना पैसा ग्रो करने पर मतलब रोक रही है ताकि ग्रो करे। आगे लिखा हुआ है इफ द रेशियो इज अंडर 1 द कंपनी इज यूजिंग इट्स प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर टू पे द डिविडेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी भी दिन भी एग्जामिनर पूछ लेगा सर ये, इसको तो डबल चेक कीजिएगा, स्टार लगाइएगा इसके ऊपर। अगर डीसी का आंसर लेस देन 1 हो जाए तो इसका मतलब है आपने पिछले सालों के प्रॉफिट से पैसा निकाल के दे दिया। इसका मतलब है आपको इस बात की घबराहट है कि कहीं ऐसा ना हो आपका इन्वेस्टर भाग जाए। इसका मतलब है आपको इस बात की परेशानी है कि ऐसा ना हो कि आपका इन्वेस्टर जो हो वो यहां से भाग जाए। सर लिखा हुआ है दिस रेशो ऑल्सो शोज द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। हाई कवर इंडिकेट्स अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच। फिर लिखा है वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट्स आर इन्वेस्टेड बैक इन द बिजनेस। लिख लें सर ये। तीन हो गए सर, नाम लीजिए पहले वाले का, ईपीएस, फिर क्या हो गया डीपीएस, फिर क्या हो गया डीसी। 5 होते हैं इन्वेस्टर्स रेशो में, 3 तो हो गए। अब आपके पास जो बचाना सर वो आ जाएगा, कौन सा, वो आ जाएगा आपका फोर्थ है डीवाई। यहीं लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे डीवाई। डीवाई नाम से है डिविडेंड यील्ड, अच्छा काम से वो है जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। डिविडेंड यील्ड नाम से क्योंकि कंपनी के लिए तो इस तरह लिखा गया। मैं आपको इसके बारे में कंडीशन बताता हूं। आपने एएस में एक रेशो पढ़ा हुआ है जिसका नाम है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं आप, कैपिटल एम्प्लॉयड वाला आरओसी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100 क्या बनता है सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इस फॉर्मूले को देखो जो मैं लिखने जा रहा हूं सर, डिविडेंड पेड, और क्योंकि ऑर्डिनरी की बात मैं करना ही नहीं चाह रहा इस साल क्योंकि आपके कोर्स में है ही ऑर्डिनरी। डिविडेंड पेड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, और डिविडेंड पेड भी क्या, डिविडेंड पेड पर शेयर, पीएसएस पर शेयर, डिवाइडेड बाय एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, मल्टीप्लाई बाय 100। एक इन्वेस्टर जो आज इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, सुनो सुनो हमजा, आज जो बंदा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो ये तो चेक करेगा ना मेरी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितने टाइम में आएगा। कंपनी का शेयर तो पार वैल्यू पे थोड़ी मिलता है, कंपनी का शेयर किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे। अब फर्ज करो एक कंपनी की मार्केट प्राइस जो है, मैं यहाँ लिखता हूँ, कंपनी की मार्केट प्राइस जो है वो फर्ज करें $2.5 और कंपनी ने डिविडेंड पे किया है कितना सर, 0.5। आ रही है बात समझ में। तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। सब 0.5 को डिवाइड कर दें 2.5 से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, 100 से भी मल्टीप्लाई होगा सर, आंसर निकालिएगा इसका। मल्टीप्लाई बाय 100, 50 नहीं हो सकता, 20 होगा। 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 100 कितने परसेंट आ गया सर, 20%। डिविडेंड यील्ड ये बता रहा है अगर सेम डिविडेंड रहा, सही है, और मार्केट प्राइस भी सेम रही तो 5 साल में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कवर कर रहे हैं। कंपनी आपको कर लिया ना, तो वो यही तो कहने की कोशिश कर रहा है, जिस पे मैंने बाय किया अगर डिविडेंड सेम रहा तो मेरी इन्वेस्टमेंट कवर हो जाएगी। आ रही है बात समझ में। तो इसका मतलब ये है कि जो मार्केट प्राइस के हिसाब से आपको रिटर्न मिलना चाहिए वो ये डिविडेंड बताएगा, डिविडेंड यील्ड। ये कह रहा है दिस शोज दैट
as a percentage of market price. This is used to calculate cash return on investment. सर डीपीएस क्या है? डीपीएस भी तो कैश रिटर्न है. डिविडेंड पर शेयर भी क्या चीज है सर? डिविडेंड पर शेयर भी तो कैश रिटर्न है ना. तो ये कौन सा कैश रिटर्न है? ये कैश रिटर्न है अगेंस्ट द मार्केट प्राइस. आ रही है बात समझ में? आपकी मार्केट प्राइस आपके एक्चुअली कैपिटल की कितनी वैल्यू इन्वेस्टेड है आपके पास, ये एक्चुअली ये है. वी टेक इन्वेस्टमेंट एज अ मार्केट प्राइस बिकॉज दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द शेयर. ये पैसा अगर मैं यहाँ ना लगाऊं तो फिर मैं कहीं और लगाऊंगा. तो इन्वेस्टर चौथा रेशो चेक करता है, डीवाई, डिविडेंड यील्ड. वो जरूर चेक करेगा, वो ये बात पता करेगा कि सर इवेंचुअली आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके मेरा रिटर्न क्या निकलता है पैसों में. डीपीएस क्या बताता है? वो बताता है इतने शेयर्स के अगेंस्ट आपका इतना है, और ये बताएगा इतने पैसों के अगेंस्ट इतना है. आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब है सर आप जो भी इन्वेस्टमेंट, कैश इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उससे जो एमपीएस आपका बन रहा है, उस एमपीएस के रिलेशनशिप में सर आपको ये पता चलेगा कि आपकी कंपनी क्या कमा के दे रही है. तो सर मैं वापस आता हूं दोबारा, आपके कोर्स में इतना डेप्थ में बात नहीं है. 4 हो गए सर. ये पहला वाला बताइए कंपनी ने क्या कमाया, दूसरा वाला कंपनी ने क्या पे किया, तीसरा वाला कंपनी वही डिविडेंड कितनी बार पे कर सकती थी, और डी वाई आपकी इन्वेस्टमेंट पे मार्केट प्राइस के लिहाज से रिटर्न कितना मिल रहा है. यानी आज आपको जो डिविडेंड मिल रहा है वो आपकी मार्केट प्राइस के अगेंस्ट कितने परसेंट है. तो कितने अरसे में आपकी मार्केट प्राइस जो है अगर वही रही, सेम रही, वो तो रहेगी नहीं कभी, तो आप 20% अपनी इन्वेस्टमेंट का कवर कर लेते हैं. आ रही है बात समझ में? मार्केट प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगी. नहीं, मार्केट प्राइस तो बढ़ेगी ना. जैसे जैसे मेरी इक्विटी चेंज होती जाएगी मेरी मार्केट प्राइस बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी. फिर मुझे फ्यूचर मार्केट प्राइस क्या, जैसे मैंने आज बाई के मार्केट शेयर पे बेसिकली तो मैं आज ही की बात कर रहा हूँ ना इसमें, सारी बात मैं तो आज की बात कर रहा हूँ. आज की बात कैसे की मैंने डीपीएस को डिवाइड किससे कर दिया सर? एमपीएस से. ये आज ही की सिर्फ स्टेटमेंट है. नहीं, फिर अगर आगे जाके बढ़ता ही है, मैंने तो 5 पे बाई किया था, अगर 6 भी हो जाएगा मुझे उससे फर्क करना पड़ेगा. मैं वही तो कह रहा हूँ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मैं तो हमेशा हर साल निकालूंगा ना. मैं तो हर साल निकालूंगा. मैं तो एमपीएस को चेंज करूंगा हर साल, डीपीएस को चेंज करूंगा. ये देखूंगा कि आज की प्राइस के लिहाज से अगर आज मैं ये शेयर खरीदूं, ये पैसा मैंने यहाँ लगाया हुआ है, तो इस पैसे का रिटर्न कितना मिल रहा है मुझे. फर्ज करो एक कंपनी, क्योंकि आज ये बेच भी तो सकते हैं ना, बेचने की बात भी तो सोचनी है. क्योंकि ये अगर मैं फर्ज करो मुझे एक कंपनी जो है फर्ज करो 2% का रिटर्न दे रही है, तो मैं उठा के बैंक में ना डाल दूं, मुझे ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल जाएगा. आ रही है बात समझ में? आप बोलोगे सूद है, तो यार होगा मतलब, लेकिन रिटर्न तो उससे बेहतर मिल जाएगा. तो आप ये हर साल ये तो देखोगे ना कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे अब कंपनी क्या रिटर्न दे रही है, उसकी मार्केट प्राइस क्या हो गई और उसका डिविडेंड कितना मिलता है. आ रही है बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं सर. लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले ना ये सर उमैर मसूद का कवर है सर. ये जो सारा काम उन्होंने किया हुआ है, बेस्ट काम है मेरे हिसाब से, बहुत बेहतरीन उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये पूरे डॉक्यूमेंट को, ये रेशोज वाले को. सर इंटरेस्ट कवर क्या चीज़ है? वैसे तो कोर्स में नहीं है, हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है. इंटरेस्ट कवर आप कोर्स में देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा. इंटरेस्ट कवर क्या चीज़ है सर? इंटरेस्ट कवर सर बेसिक ये कहते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट. देखिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ आपसे. ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, आप उसमें से क्या इंटरेस्ट लिख लोगे आप. अब हाँ, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो भी है वो. अच्छा सर इससे क्या होगा? सुने, फर्ज करें आपका प्रॉफिट आ रहा है सर, फर्ज करते हैं सर $20,000, और आपका इंटरेस्ट आ रहा है सर, फर्ज करें कितना आपका इंटरेस्ट आ रहा है सर 4,000. सर आपने इसको डिवाइड कर लिया, जवाब दीजिए कितने टाइम्स बन गया ये? 5 टाइम्स. तो इसका मतलब है आप ऐसा इंटरेस्ट 5 दफा पे कर सकते हैं. जो कंपनी जितने ज्यादा दफा इंटरेस्ट पे कर सकती है, इसका मतलब है सर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है ना. ऐसा ही, क्योंकि उसका प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि वो इस तरह के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अभी 5 टाइम्स बेयर कर सकती है. बात समझ रहे हो ना हमजा? ये शोज हाउ मेनी टाइम्स द ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैन कवर द इंटरेस्ट एक्सपेंस. पहली लाइन इज इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा हाई होगा तो कंपनी आइडियल रेट. फिर उसका मतलब है फिर और कोई रेशो चेक करना है, उस पर भी बात करते हैं. ये मैंने जानबूझ के आपको अभी यहाँ पढ़ा है, समझ लो बस जानबूझ के. फिर से दोबारा से बोल रहा हूँ, 5 टाइम्स कंपनी इंटरेस्ट पे कर सकती है प्रॉफिट में से. तो ये तो अच्छी कंपनी है ना, जितना ज्यादा टाइम्स पे करेगी उतना ज्यादा कवर कर रही है अपने इंटरेस्ट, अगले साल भी पे कर देगी. ये तो आ रही है बात समझ में? मैं साथ भी और अपने बिजनेस के साथ भी, लास्ट ईयर से अपना बिजनेस ट्रेंड चेक करेंगे, अगले साल अपने बिजनेस को चेक करेंगे तो ट्रेंड एनालिसिस होगा, इंडस्ट्रियल एनालिसिस होगा तो अपने जैसे किसी बिजनेस से कंपेयर करेंगे. आपके पास ऑप्शन हो कंपनी ए और बी में इन्वेस्ट करने का, आप निकालेंगे इंटरेस्ट कवर, चेक करेंगे ये कंपनी ज्यादा तो नहीं फाइनेंशियल लायबिलिटी लेके बैठी हुई, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी जितनी ज्यादा लेके बैठी हुई उतना ज्यादा टाइम उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा. और ये बात हायर इज द बेस्ट, जितने ज्यादा टाइम्स होगा उतना बेटर है. सर लिखा हुआ है सर
अगर आप इस पूरी कहानी को पढ़ोगे तो उसमें आपके पास ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, लो कवर ऑल्सो मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अ कंपनी टू रेज मोर डेट्स। जिन कंपनी का इंटरेस्ट कवर लो होता है उनको यूजुअली डेट्स नहीं मिलते। सही है। अब कहानी सर शुरू हुई थी प्रॉफिट इन्वेस्टर से और ये डेट पे आ गई है, तो डेट के लिए अभी जरा रुक जाइए। डेट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, 1 मिनट रुकिए, पहले मैं ये वाला फिफ्थ पहले एक्सप्लेन कर दूं। प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये अपने नाम से ही फॉर्मूला लिख देंगे आप। प्राइस टू अर्निंग रेशो पहले तो चेक करें, मार्केट प्राइस टू अर्निंग रेशो, ये क्लियर करें ऊपर। नीचे लिखा हुआ भी है एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ये इसका फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। लिखा हुआ है सर, हाईलाइट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सर लिखा हुआ है इसके अंदर, दिस रिलेट्स टू मार्केट प्राइस टू अर्निंग पर शेयर। हाई रेशो शोज द इन्वेस्टर हैज मोर कॉन्फिडेंस इन द कंपनी फ्यूचर टू मेंटेन इट्स करंट लेवल ऑफ अर्निंग्स। यानी सर हाई रेशो शोज इन्वेस्टर हैव मोर कॉन्फिडेंस इन दिस कंपनीज फ्यूचर टू मेंटेन इट्स करंट लेवल ऑफ अर्निंग। करंट लेवल ऑफ जो भी उसकी अर्निंग है ना, उसके लिहाज से सर कंपनी, अगर ये हाई रेशो हुआ तो कंपनी जो है वो इन्वेस्टर को ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है कि अपना पैसा हमारे पास लगाओ। सर कैसे हो रहा है ये? मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग पर शेयर को अगर हम रखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट करें, मैं कहता हूँ मार्केट प्राइस पर शेयर आपकी है सर, फर्स्ट करें 3.5, लाइक फर्स्ट करें। अर्निंग्स पर शेयर आ रहा है आपका सर कितना सर, 1.2। सर आंसर निकालें इसका। 2.916। अच्छा फर्स्ट करें, यही आ रहा है 2.92, इसको सर 2.92 कर लेते हैं। सर फर्स्ट करें नेक्स्ट ईयर का आपका आंसर आया, आपका मार्केट प्राइस पर शेयर चेंज होकर 3.8 हो गई, डिवाइडेड बाय आप इसको कर दें सर 1.9। अब आंसर निकाल लें सर इसका। सर इसका आंसर आ गया 2। जवाब दें, विच ईयर इज बेटर? फर्स्ट वन, पहला वाला बेटर है। इन्वेस्टर हमेशा ये देखेगा, क्यों देख रहा है ये? वो कह रहा है कम पैसा लगा के ज्यादा रिटर्न मिल रहा था, अर्निंग ज्यादा थी कंपेरेटिवली। आ रही है बात समझ में? यहाँ क्या है, आपको नजर ज्यादा आ रहा है कि ज्यादा कमा रहे हैं आप, 1.9 कमा रहे हैं, लेकिन उसके लिए लगा भी तो कितना रहे हैं, 3.8। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब है सर जब हाई होगा, हाई रेशो ज्यादा अच्छा है। हाई रेशो का मतलब है कंपनी ज्यादा कमा रही है कम पैसे लगा के, है ना? ऐसे ही अर्निंग्स उसकी ज्यादा है, उसका डिनोमिनेटर ज्यादा है कंपेरेटिवली टू लाइक न्यूमरेटर। तो सर ऐसी कंपनी, और से सुनिएगा, जिसका एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस क्या हो, हाई हो, इस कंपनी में शेयर होल्डर का जरा ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। आ गई बात समझ में? आगे देखें क्या लिखा हुआ है, दिस रेशो शुड बी कंपेयर्ड विद द एवरेज रेशो ऑफ द सिमिलर कंपनीज। आगे लिखा है सम बिलीव दैट द हाई रेशो दैट मींस शेयर प्राइस इज ओवर वैल्यूड एंड शेयर प्राइस विल फॉल इन फ्यूचर। बहुत सारे लोग सर ये भी कहते हैं कि ना हाई रेशो में मीन दैट शेयर प्राइस इज ओवर वैल्यूड, अगर मैं शेयर की प्राइस को ओवर वैल्यू कर दूं, बट अ ग्रोइंग पीई शोज इंक्रीज इन द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द इन्वेस्टर। बस बेसिक एक बात है, आप जब भी इस रेशो का आंसर निकालेंगे आप हमेशा सर इस चीज की बात करेंगे कि शेयर होल्डर के पास कॉन्फिडेंस, जब भी ये बढ़ेगा शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस होगा इस कंपनी में पैसा लगा। आ रही है बात समझ में? भाई देख लो ना, अगर मैं 2 डिवाइडेड बाय 1 करूँ और 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ, विच कंपनी इज बेटर? पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 0.5, दूसरे वाले का आंसर क्या आ गया, 1। तो पहले वाला अच्छा है या दूसरा वाला अच्छा है? दूसरा वाला ना, ये ट्रेंड बेटर हो रहा है। आ रही है बात समझ में? कंपनी ने वही एमपीएस रख के ज्यादा कमाया, ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है। आ रही है बात समझ में? पहले क्या हुआ, पहले कंपनी की शेयर प्राइस कितनी थी, 2 थी, कंपनी कमा कितना रही थी, कंपनी कमा रही थी 1, ये बन गया। फिर कंपनी की शेयर प्राइस फर्स्ट करो स्टेबल रह गई। हाँ बोले बोले, वेरी गुड सर, बोले ना क्या आंसर आएगा सर इसका? इसका आंसर आएगा आपके पास 2 आएगा ना इसका आंसर। और इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 2 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर क्या आएगा आपके पास, 1। विच फिगर इज बेटर? फिर से बताइए। तो हम कैसे कह रहे हैं कि सर कंपनी को ज्यादा, शेयर होल्डर को ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस बात पे कि कंपनी क्या कमा रही है। ये ओवर वैल्यूड वाली बात समझ में। फिर से देखो, सम बिलीव दैट द हाई रेशो में मीन दैट शेयर प्राइस इज ओवर वैल्यूड। शेयर प्राइस ओवर वैल्यू होती है, कुछ लोग कहते हैं ऐसा। शेयर प्राइस ओवर वैल्यू कैसे हो सकती है? आप रीवैल्यूएशन रिजर्व चार्ज कर दें उसमें ज्यादा, आप उसके अंदर कोई भी रिजर्व, आप उसके अंदर रिजर्व बढ़ाएंगे तो इक्विटी बढ़ेगा, इक्विटी बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो सब कुछ लोग ये समझते हैं कि लोग इक्विटी की प्राइस ज्यादा रखते हैं ताकि मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा नजर आए। जब मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा नजर आएगा, जब मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा नजर आएगा, और से देखना ये कंडीशन डेवलप होगी।
कंपनी इन्वेस्टर ज्यादा लगाने के पैसे कोशिश करेगा। अरे बात समझ में आई? अरे मैं कह रहा हूँ जब एक्विटी बढ़ेगी तो रिजर्व्स बढ़ेंगे, रिजर्व्स बढ़ेंगे एक्विटी बढ़ेगी, उसके बढ़ने से आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर पे इफेक्ट पड़ेगा। और सर अब यहाँ देखना सर, नीचे जितना डिनोमिनेटर छोटा है, अर्निंग जितनी कम आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, उतना ज्यादा आपका रेशो ज्यादा आ रहा है। तो ज्यादा रेशियो खराब नहीं है उसका। अच्छा हुआ। मुझे क्योंकि मैं पहले अगर 2 पे से 1 कमा रहा था, 2 पे 2 कमा रहा हूँ, तो वो- नहीं उल्टा बोल रहे हो, पहले ये बाद में वो है। लेकिन अभी मार्केट प्राइस लिखो इसको, लिख के देखो। हाँ क्या आना चाहिए? एंडिंग प्राइस ऊपर आना चाहिए। नहीं मार्केट प्राइस ये डिवाइडेड बाई इन टाइम्स आ रहा है ना आंसर, तो ये तो इन टाइम्स है, रिवर्स है, तुम परसेंटेज में निकाल रहे हो, इन टाइम्स आ रहा है इसका आंसर ये। तो इसका मतलब ये है कि आप कंपनी के पैसे इतने लगाते हैं और ये अर्न करते हैं आप। अच्छा दोबारा से एक बात बताऊं, यहाँ देख के तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। दोबारा से ना एक बार अपने इस पेज का टॉप खोलिए, या बल्कि नेक्स्ट पेज पे जाइए, मैंने पूरा पेज ही भर दिया ये। नेक्स्ट पेज पे जाइए, आपको मेरी बात 1 मिनट में समझ में आएगी। पहले तो यहाँ देखें, सबसे पहले आपने क्या निकाला? ईपीएस। अभी समझ में आएगा आपको, पहला क्या मतलब कंपनी कमाती क्या है। नंबर 2, दूसरा आपने क्या निकाला सर? डीपीएस, कंपनी क्या पे करती है। तीसरा आपने क्या निकाला? कंपनी कितना ये डीपीएस पे कर सकती थी। चौथी बात आपने क्या निकाली? डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या बता रहा है? आपने जो इन्वेस्टमेंट की उसके, अगर जो भी इस साल उसकी मार्केट प्राइस है, उसके अगेंस्ट कंपनी कैश में कितना पे करती है आपको, यानी कंपनी ने डिविडेंड कितना पे किया आज की मार्केट प्राइस के लिहाज से। डिविडेंड यील्ड का मतलब है सर डीपीएस डिवाइडेड बाय क्या, फिर से बोलो, मार्केट प्राइस पर शेयर, यही है ना। और मल्टीप्लाई भी आप इसको किससे कर देंगे? 100 से। अब जो पांचवा रेशो आपने पढ़ा, अब आपको खुद समझ में आएगा, वो है एमपीएस डिवाइडेड बाय क्या? एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। ये बता रहा है जितना आपने अर्न ज्यादा किया है उतना बेटर है कि, दोबारा बोलिए। इंटरेस्ट कवर तो मैंने बोला ना, गियरिंग के साथ पढ़ेंगे। ये 5 रेशो आपके पास यहाँ पे आ गए। मैंने कहा सर एमपीएस और ईपीएस, ये रेशो ये बता रहा है कि सर ये जितना ज्यादा होगा उतना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। आ रही है बात समझ में? आ रही है? जी सर। सर अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है लेकिन मैं अर्निंग कम कर रहा हूँ, तो भी तो रेशियो हायर होगा। इसका मतलब है ओवर प्राइस्ड हो रही है ना। इसका मतलब है आपकी, अगर आपकी अर्निंग कम होती जा रही है और आपकी मार्केट प्राइस बढ़ती जा रही है तो ओवर वैल्यू हो गया ना ये शेयर। लेकिन अब तो क्या हायर ज्यादा घटेगा। तो ये तो देखना है ना कि आपकी अर्निंग्स भी बेटर हो रही हो। एक शेयर का एक रेशो देख के थोड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये भी तो देखूंगा ईपीएस भी बढ़ रहा हो और मार्केट प्राइस टू अर्निंग रेशो भी बढ़ रहा हो, तब कहूंगा बेटर है कंपनी। तो अगर लेकिन मार्केट प्राइस पर शेयर सेम है लेकिन ईपीएस इसका बढ़ रहा हो, तो क्या होगा? वो तो कम होगा, ये रेशियो भी कम हो जाएगा। अरे तुम खाली इस रेशो को देख के क्यों इंटरप्रेट कर रहे हो? तुम ये भी रेशो तो इंटरप्रेट करने है ना साथ साथ। जब हम इनको साथ साथ इसके साथ कंपेयर करेंगे तभी हमें पता चलेगा ना कंपनी सही कर रही है काम या नहीं कर रही। डायरेक्ट थोड़ी बोल सकते हैं कि एक ही रेशो निकाल के बोलने लगे हम सब सही हो रहा है। हम तो ये देखेंगे कि एमपीएस बढ़ रहा है और ईपीएस नहीं बढ़ रहा। भाई अगर सालों में ईपीएस नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब है कंपनी बिलावजह रिजर्व्स बढ़ा रही है, और रिजर्व्स बढ़ा रही है तो ओवर वैल्यू कर रही है वो अपना शेयर। उल्टा कर रही है तो इसका मतलब क्या कर रही है? अंडर वैल्यू कर रही है शेयर्स को। अंडर वैल्यू कोई करेगा नहीं। आ रही है बात समझ में? हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि आप खाली एक शेयर को देख के अरीब थोड़ी कंपेयर करेंगे, आप इन चारों को कंपेयर करेंगे तब जाके आपका कोई रिजल्ट निकलेगा। अरीब बात समझ में आई? एक को कभी भी एक साथ नहीं देखेंगे अलीना, सबको हसन एक साथ देखेंगे। अब हसन एक गियरिंग रेशो है बेटा, गियरिंग रेशो पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको ना पास पेपर्स करा सकता हूँ उसके डायरेक्ट। गियरिंग रेशो मजेदार है। पहली बात तो दिस फॉर्मूला नॉट रिक्वायर्ड इन योर कोर्स, हटा दो, क्रॉस कर दो। सर फॉर्मूला लिखिए, नॉन करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। ये अब आपका नए कोर्स का फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाय 100। सर इसको कहते हैं गियरिंग। नॉन करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, इसको कहते हैं सर गियरिंग, गियरिंग रेशो। सर गियरिंग रेशो की मैं रेंजेस बना रहा हूं आपके लिए। अगर 50% से ज्यादा आ जाए तो पहले लिख लो, फिर इसके नंबर्स लिख के आपको सिखाता हूं। तो इसका मतलब है बिजनेस हाईली गियर्ड है। अगर 50% से कम है तो इसका मतलब है सर मीडियम गियरिंग है। हाई गियर्ड है तो हाई रिस्क है, मीडियम गियर्ड है मीडियम रिस्क है। मीडियम रिस्क वैसे आपके कोर्स में है नहीं। और अगर 25% से कम है या 25, बल्कि मैं यूं कर देता हूं आपके कोर्स के लिए, आपको मैं बहुत ज्यादा इसमें ले जाऊं, 25 50 से कम और 25 से ज्यादा, तो सर ये मीडियम है, सही है। लेकिन अगर 25 से सर ये कम हो जाए तो इसका मतलब है सर ये लो गियर्ड बिजनेस है। मैंने लिखा सर ये लो गियर्ड बिजनेस है।
अब ऊपर कहीं भी ना आपको जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें ये नहीं लिखा हुआ किस परसेंटेज से कम में क्या आंसर देना है आपने। मैं भी आपको समझाता हूँ। इसका मतलब है सर लो रिस्क है। कौन सा वाला? गियरिंग 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 रेशो। अब मेरी बात सुनिए, अगर फर्ज करें आपने एक कंपनी है उसमें 1 लाख की आपकी लाइबिलिटी है, डिवाइडेड बाय 1 लाख के आपके लाइबिलिटी प्लस आपकी इक्विटी फर्ज करें सर कितनी है 2 लाख की। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सर इसको 100 से। सर जरा 3 लाख 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख करें, आंसर आएगा 33.33%। सर जवाब दीजिए ये परसेंटेज कहाँ फॉल कर रही है, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? सेकंड में। इसका मतलब है बिजनेस क्या है? मीडियम गेट। इसका मतलब है बिजनेस के पास अभी भी डेट ले सकता है, बिजनेस को अभी भी डेट मिल सकता है। तो बेसिकली इतनी लंबी इसके अंदर इतनी ज्यादा बात नहीं करनी है आपको बात ये करनी है। सुने, आपका कोर्स तो सिर्फ ये कहता है अगर 50% से ज्यादा आ जाए तो बिजनेस एट रिस्क हो गया। अब आपको लोन नहीं मिलेगा, अब आपको कोई भी बंदा लोन नहीं देगा, बैंक आपको लोन नहीं। भाई एक कंपनी ने ऑलरेडी 50% ज्यादा लोन लिया हुआ है तो उसके एसेट्स ऑलरेडी कम है 50% से। तो अगर वो कंपनी खुदा ना खास्ता डूब गई तो मैं पैसे कहां से निकालूंगा? एसेट्स ही नहीं है उसके पास। पहली बात तो एसेट उतने के बिकते ही नहीं है, ऊपर से इस कंपनी ने अपनी अपनी हैसियत से ज्यादा लोन लिया हुआ है। बात समझ में आ रही है ये? तो सर आपने ये कहा 50% से ज्यादा वाला बहुत रिस्की है, लेकिन 50% से कम वाला बोलो लेस रिस्की है। लेकिन अब सुनो, मैं आपको आपके कोर्स के A2 के लिए एक बात बता रहा हूं। सुनो, अगर गियरिंग 10% से नीचे चली जाए तो आप कहेंगे बिजनेस ने अपनी डेट फैसिलिटी यूज नहीं की, आइडल डेट फैसिलिटी। कंपनी खोली क्यों थी जब डेट नहीं लेना था? लिमिटेड लाइबिलिटी में अपने आप को कन्वर्ट ही क्यों किया था? अपने बिजनेस को लिमिटेड लाइबिलिटी में कन्वर्ट किया था। आइडल डेटिंग क्यों कर रहे हैं? आइडल डेट पे मत जाएं, डेट फैसिलिटी यूज करें। कम से कम कंपनी का अरीब हसन कम से कम भी ना 15 से 20% जो है वो कम से कम भी रहना चाहिए किसी भी डेट के अंदर। आ रही है बात समझ में? ये कम से कम मैं बता रहा हूँ। हाँ, आपको थोड़ा 15-20% डेट लेना चाहिए ताकि वो पैसा आप कहीं और लगाए। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब मैंने पीछे आपको ना एक चीज छोड़ दी, इनकम गियरिंग आप खुद देख लीजिएगा, वो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर प्रॉफिट है, इसकी जरूरत नहीं होती। इंटरेस्ट कवर के लिहाज से आपसे एक बात कर रहा हूं, सुने कमाल की बात देखिएगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अब ये डिस्कशन का खत्म है और बाकी आप इसको पूरा अब आपने पढ़ना भी, आपने इसके छोटे से नोट्स भी बनाने ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं इसमें क्या लिखूं और बेहतरीन लिखा हुआ है, ये जिसने लिखा हुआ है उसने बेहतरीन लिखा हुआ सर मैंने सर लिखा हुआ है इसके अंदर इनकम गियरिंग है। अब मेरी बात को सुनिएगा, मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं सर। एक इकोनॉमिक कंडीशन बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने बिजनेस में पढ़ी है, 4 होती है। एक बूम होता है, एक रिसेशन होता है। सर जब बिजनेस बूम में होता है, जब इकोनॉमिक बल्कि कहना चाहिए जब इकोनॉमी बूम में होती है तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? हाई। और जब रिसेशन में होता है तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है? लो। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ताकि ज्यादा इंटरेस्ट लें लोग, आगे बढ़े, काम आगे बढ़े। आप फर्ज करें आपने बिजनेस को ज्यादा लोन ले लिया, 50% का लोन ले लिया, मगर आपने इकोनॉमिकली रिसेशन के टाइम पे लिया 4% पे, तो आपको ताहयात कितना पे करना है? 4% ऑफ द लोन। ताहयात से मेरा मतलब जब तक वो लोन आपके पास है। मैं दोबारा से बोलता हूं, एक कंपनी ने लोन लिया लेकिन लो इंटरेस्ट पे लिया, तो ये अच्छी बात है बुरी? तो इसका मतलब है जब गियरिंग चेक होगी तो इंटरेस्ट कवर भी तो चेक होगा। आ रही है मेरी बात समझ? एक कंपनी हाईली गियर्ड है लेकिन उसका इंटरेस्ट कवर कम है, अच्छी है बुरी है? और एक कंपनी है जिसकी गियरिंग ज्यादा है लेकिन उसका इंटरेस्ट कवर भी ज्यादा है। अब जवाब दो। मैं दोबारा से बोलूं, एक कंपनी है जिसकी गियरिंग क्या है, जो हाईली गियर्ड है, जिसकी गियरिंग ज्यादा है लेकिन उसका इंटरेस्ट कवर भी क्या है? ज्यादा है। ये कंपनी अच्छी है भाई। क्यों सर? ये तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ये ज्यादा दफा अपने इंटरेस्ट को कवर कर सकती है। तो इसका मतलब है इन्होंने लोन ना कम रेट पे लिया। अरे ये मेरी बात समझ में? तो ये इसका मतलब एक कंपनी विच इज अ हाईली गियर्ड कंपनी विच इज लाइक अ रिस्की कंपनी, हाउएवर लाइक इट्स मेकिंग अ प्रॉफिट राइट नाउ, हम ये तो कह सकते हैं ना इससे। आइडियल कंपनी में अच्छी हो सकती है जब अगर उसका आईसी कम हो, अगर आइडियल कंपनी है। लेकिन आप आइडियल कंपनी के लिए ये भी तो सोचेंगे आपने इतनी मेहनत क्यों की? आपने मेहनत इसलिए की ना ताकि आप डेट ले सकें। आईसी लो है तो फिर कर सकते हैं, फिर ये बात करेंगे। सर यहाँ तक हमारे पास ये रेशो की क्लास है सर। अब मैं आपको कल रात में ऑनलाइन लूंगा, कल रात में, आज नहीं कल रात में ऑनलाइन। तो कल रात में हम ऑनलाइन आएंगे सर 11 बजे और हम A2 के रेशोज की क्लास को कवर कर रहे होंगे। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? अगर कल नहीं तो फिर परसों मिलेंगे। मगर मैंने आपको ये जो काम करा दिया है, यू हैव अ डे टू रिकॉल दिस। अच्छा, मैंने आपको ये बिल्कुल एकदम से चलाते चलाते बीच में रेशोज नहीं पढ़ाए, हम लिमिटेड कंपनी ही पढ़ रहे थे। अलीना हसन हम कशफ लिमिटेड कंपनी ही बेटा पढ़ रहे थे
और ये लिमिटेड कंपनी ही है, ये लिमिटेड कंपनी के ही रेशोज है। बात समझ में आई? अभी कैश फ्लो हम पढ़ेंगे दोबारा कल की क्लास में, कैश फ्लो में वापस आ जाएंगे, मगर ये लिमिटेड कंपनी के रेशोज हैं। बात क्लियर है रही? जी सर। अब यार ये रेशोज को थोड़ा सा आपने इनके फॉर्मूलों को अच्छी तरह 2 दिन देख लेना है। हो सकता है कल नहीं तो परसों में, लेकिन दोपहर में अनाउंस कर दूंगा आपको। मैं आपको इनकी बुकलेट के क्वेश्चंस और बात से बस के क्वेश्चंस कुछ करा दूंगा, ये बढ़िया स्मूथ हो जाएंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है रीम, चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कशफ, हसन, अलीना, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।